ठीक है। चल देखिए चैप्टर का नाम क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति। संस्कृति राइटर कौन है, पूज्य बापू है हमारे, ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पे देखो रे, शिक्षा और संस्कृति समझने वाले पहले यहाँ समझ लेते हैं। शिक्षा और क्या है, संस्कृति। शिक्षा हमें असल में दिया था किसके लिए, अपने संस्कृति को फॉलो करने के लिए। ठीक है, मतलब ये पता चलना चाहिए कि हम शिक्षित हैं कि नहीं, मतलब आपके व्यवहार से ये पता चल जाना चाहिए कि हम शिक्षित हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। पहले महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानते हैं, पूरा पढ़ लिया होगा, इसमें पढ़ लिया, हिंदी में सोशल साइंस में पढ़ लिया होगा पूरा। ठीक है, मैथों में पढ़ाइए दिए थे। तो देखो महात्मा गांधी की बात कर, हाँ महात्मा गांधी की बात करते हैं। करा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, सोचो एक सिंगल पसली का आदमी, मतलब पतला दुबला थे, सिंगल पसली का आदमी अंग्रेज भाग भगाए थे। सोच सकते हैं, डेयरिंग महात्मा गांधी। हाँ कह सकते हो, इतना था कि समझो कि अगर लड़के चाहते हम भगाना चाहते तो लड़के कभी कोई भाग नहीं पर उठा कैसे फेर देता। ठीक है, इतना सिंगल पसली, लेकिन डेयरिंग था, भगाए बाद में भगा के रहा। एक आदमी थे जिसका नाम, इसको अर्धनग्न अर्धनग्न फकीर ने वो तो थी, वो बोला था, विंस्टन चर्चिल बोला था। एक आदमी थे, नाम ही भूल रहे कौन, इसको क्या कहा था, भर्ती करने वाला सार्जेंट बोला था। मतलब ऐसा बहुत सारा दंगा हो रहा था, दंगा के बीच में अकेला चल गई दंगा में सबको समझाने के लिए। यहाँ पर आदमी मारपीट होता है तो वहाँ पर बीच में कोई जाता नहीं है, कपाट फूट जाएगा। वही हुआ था एगो पड़ोसी का। ठीक है ना, मतलब बगल में झगड़ा हो रहा था, बस लिया थी ऐसे अगर मार रहा था, ऐसे मना रहा था, गुस्सा में मारा, बेटा भाग गया, आगे बीच में बुढ़िया मतलब बड़की में है, बस लगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा एकदम फूल के अभी एकदम दायरे। ठीक है, चलिए देखिए उसके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और माता का नाम क्या था, पुतली बाई। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, पुतली बाई, और इसकी पत्नी नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। नाम में थोड़ा हेर फेर कर देता है, तो याद रखना है नहीं है, कस्तूरबा गांधी स्कूल है अब। ठीक है, इसके माता जी का नाम क्या था, पुतली बाई। करा उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास सबका वही होता है, आसे पास होगा तुम्हारा घर जहाँ, वहीं पर तुम्हारा शिक्षा होगा, आरंभिक शिक्षा 8वां तक पढ़ाई करेगा। 4 दिसंबर 1888, याद 4 दिसंबर 1888 वो कलकत्ता की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए। करा कि वकालत की पढ़ाई, सॉरी किसके लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए। अब सोचो इसके पास रुपया कमी नहीं था, फिर भी ये धोती पहले, अगर शुरू पहला फोटो देखेगा ना गांधी जी का पहले फोटो कोट पैंट में एकदम आते थे। फिर जब आए गांव, मतलब यहाँ पे आए, तब देखे कि हमारे देश के लोग अगर ये मतलब जिसको कपड़ा नसीब नहीं हो रहा, हम कोट पैंट पहनेंगे। उसको देख करके बस बोला ना, अब हम एक ही धोती अब हमारा जीवन गुजारेंगे। सोच देखो कितना सोच। ठीक है, आगे करा कि 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही इनका विवाह कस्तूरबा से हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चली है। कहते हैं कैसे कि अगर पत्नी 7 दिन वाली मिल जाए तो अच्छा चीज जीता जा सकता है, यदि पत्नी ही 7 दिन वाली नहीं मिले तो अपना घर में भी तुम हार जाओगे। तो वही यहाँ देखो इसके साथ हुआ कि बेचारी कस्तूरबा गांधी इसके साथ मतलब कदम से कदम मिला। इतना सोचो आज क्या है कि हर समय कस्तूरबा गांधी थी, हर समय क्या था, गांधी जी के साथ देते थे। अगर वहां पर मान लो कि साबरमती आश्रम भी खोले, आश्रम में क्या आता था, बहुत सारे आदमी आते थे, खाना बनाते थे, कस्तूरबा खुद अपने से बनाती थी। सोचो, कभी नहीं बोले अपने आप इतना आदमी कैसे लाए, क्या ले आते हैं, हम खाना नहीं बनाएंगे, नहीं, आप जो करते वही ठीक है, आप जो कहिए वही हम मानेंगे, मतलब ऐसी थी। आगे खरा गांधी जीवन में दक्षिण अफ्रीका, याद हम दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे थे, 1893 में गए थे और 1914 में फिर वापस, फिर बाद में गए थे। ठीक है ना, लेकिन हम आए थे यहाँ कितना आए थे, 1915 में आए थे। भारत कितना कब आए थे, और जब आए थे उस दिन एक दिवस मनाया जाता है, कौन दिवस पता है तुमको, ठीक है, उस दिन मनाया जाता है, एक दिन 9 जनवरी को शायद आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, उसी की याद में। ठीक है, देखो प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। करा कि वही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया था,
लंदन में किया था, ठीक है, लंदन में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कब आए थे भारत? 1915 में। आज़ादी की लड़ाई में उनके उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। याद रखना, सबसे बड़ा हथियार अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा का मतलब होता है हम हिंसा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। सत्याग्रह मतलब क्या हुआ? सत्य के प्रति हम उससे आग्रह करेंगे, यही सच्चाई है, ठीक है, निवेदन करना है। अच्छा, और बता यही इसी बारे में गांधी जी को इसी बात पर क्या अहिंसा और सत्याग्रह की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। जो गर्म खून का आदमी होते थे, जैसे भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस सब थे, ये सब डायरेक्ट कहते थे आप तो भीख मंगा हैं, मतलब भाई भीख मांगते हैं आप अंग्रेज से। हमारे मतलब हमारा ये देश है, हम अपने देश में भीख मांगेंगे अंग्रेज से, मार पीट के भगाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी चूंकि मतलब कि राष्ट्रपिता उसको क्यों कहा गया है? बस इसी वजह से उसको आगे का उसको खबर था कि नहीं ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारा देश का भी आज़ाद नहीं होगा। इतना आदमी मारा गया भी इसकी वजह से, जो जहाँ आवाज़ सुनाता था उसको फांसी, किसी कारण बस फंसा के फांसी दे देता था। सोचो, उन्होंने स्वराज की मांग को अक्षुद्योत्तर काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच जाति धर्म की विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। बहुत सारा मेहनत करने के बाद जाकर हमारे भारत को आज़ादी मिल गई। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। याद रखना, महात्मा गांधी तो महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और याद रखना एक और था मैक्समुलर को वेदांति किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। याद रखना दोनों बात को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको महात्मा कहा था, उसको वहां पे वेदांति कहा था। कर उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र के याद करते हैं। उसको बापू भी बोलते हैं, राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। बापू कौन बोले थे पता है? गांधी जी के बारे में पढ़े हो सोशल साइंस में? नहीं पढ़े? उसको बापू बोले शायद चंद्रशेखर, नहीं, सुभाष चंद्र बोस बोले थे बापू। नहीं, राष्ट्रपिता उसको बोले थे। सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता उसको बोले थे। बापू शायद जवाहरलाल नेहरू ऐसे कुछ बोलते थे, लेकिन याद नहीं थे, लेकिन ऐसे कोई था। याद करता है गांधी जी ने हिंद स्वराज, उसका पत्रिका का नाम है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिका भी संपादित की। ये दोनों पूछा, हरिजन और यंग इंडिया। और पता है कि वो जो मतलब कि थोड़ा सा कम छोटे तबके के लोग थे, उसको हरिजन किसने कहा था? गांधी जी ने ही कहा था। उसकी वजह से वो गुस्सा भी हो गए थे जो हमारे मतलब कि संविधान निर्माता है। कौन है संविधान निर्माता? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गुस्सा हुआ, हम सब हरिजन क्यों कह रहे हैं, हम हरिजन है कि? लेकिन कहा नहीं, वो महात्मा गांधी कहना था हरिजन का मतलब क्या? हरि मतलब भगवान के आदमी हैं आप। जो कहा जाता है ना, जैसे मान लो कि जो मतलब अपने गांव देहात में जो बोला जाता है छोटे छोटे जो जाति के आदमी है, SC ST OBC है, SC ST है, उसको बोला गया हरिजन बोले थे। आगे हरिजन यंग इंडिया पत्रिका भी संपादित की। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, सामाजिक और आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत एवं गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। एकदम पूरा कोशिश किया कि हम भारत को गौरवशाली बनाए जैसे पहले था। आगे 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। कब क्या था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, ठीक है। करम गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हम सब क्या मानते हैं? अहिंसा दिवस ही मानते हैं। हम सब मानते हैं गांधी जयंती है, लेकिन जो पूरा देश है, पूरा देश के लोग इसी दिन अहिंसा दिवस मनाते हैं। किसके याद पर? महात्मा गांधी के याद। अब सोचो, गांधी जी मतलब भारत के ऐसे व्यक्ति थे जो पूरा देश उसको जानता है। तो सोचो क्या मतलब ऐसे तुम कुछ करे, जैसे मोदी जी है, कुछ भी किया लेकिन इतना तो किया उसको पूरा देश जानता है। हाँ, मोदी करके एकदम पूरा ठीक है ना। सब उधर ना खास इसका सब ज्यादा अगर सुनने में अच्छा होता है ना, अभी जो अमेरिका का प्रधान बने ना राष्ट्रपति, अभी बना है अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है ना। पहले जो था ना जो बाइडेन था वो खत्म हो गया, अब कौन आ गए? फिर से डोनाल्ड ट्रम्प। एक बार आए थे, फिर बीच में हार गए, फिर आए डोनाल्ड ट्रम्प। उसका बात सुनने में और लगता है मोदी जी, कैसे बोलते हैं, अगर इंग्लिश में अजीब बोलते हैं ठीक है। आगे देखो, शिक्षा और संस्कृति, अब इसके बारे में बता गए। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन यंग इंडिया से ऐतिहासिक पत्रों का लेख से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत है। मतलब यहाँ पर बताया शिक्षा और संस्कृति के बारे में क्या बोले हैं, रे लड़का हो गया बस। पत्रिका आय करा कि इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार के लिए बल पर आत्मा, बुद्धि, मानव एवं शरीर के
सुनो, इसमें बस इतना बोला गया कि शिक्षा और संस्कृति हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। महात्मा गांधी बोलते हैं ये सब शिक्षा नहीं, ये सब नौकरी वाला नौकर का शिक्षा है। ये जो शिक्षा हमको दिया जा रहा है ये क्या है, नौकर की जिंदगी जीने के लिए दिया जा रहा है, ऐसे शिक्षा कोई मान्य नहीं। उसका कहना था कि आप शिक्षा ऐसा दीजिए कि जिससे क्या हो, शिक्षा मतलब पढ़े भी और साथ साथ कुछ काम भी करें। ठीक है, अभी बताया इसी बारे में पूरा कहा गया। शुरू करते हैं चैप्टर शिक्षा और संस्कृति। बस कम में देखो कह रहा है शिक्षा और संस्कृति, कह रहा अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। तो महात्मा गांधी सबसे ज्यादा अच्छा शिक्षा किसको मानते थे, अहिंसक प्रतिरोध। किसको, अहिंसक प्रतिरोध, मतलब कि बिना हिंसा वाला बात। वह बच्चों को मिलने वाले साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। मतलब कह रहा साधारण शिक्षा से पहले उसको मिलना चाहिए क्या, अहिंसक प्रतिरोध मिलना चाहिए। आगे इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चों को वह वर्णमाला लिखे और संसारिक ज्ञान प्राप्त करे उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। मतलब बच्चा को पहले पढ़ने से वर्णमाला मतलब ओआ पढ़ने से पहले उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा क्या है, प्रेम क्या है और ये सब क्या बोला, जीवन मतलब आत्मा में क्या क्या जरूरत है वो सब पढ़ना चाहिए। आगे शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से साथ जीतना सीखे। मतलब कारक उसको इतना शिक्षा होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, प्रेम से घृणा को अलग करना। मतलब मान लो मतलब कोई हमसे अगर घृणा कर रहा है, हमसे कोई अगर जल रहा है मतलब नफरत कर रहा है, उसको हम प्रेम से क्या करेंगे, जीत लेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध के पहले टोल्स्टॉय फार्म में और बाद में फिनिक्स फार्म आश्रम बच्चों को इसी ढंग का तालीम देने की भरसक कोशिश की। करा कि इसी तरह हमने एगो बनाया था, कौन सा, फिनिक्स फार्म और क्या था, टोल्स्टॉय, फिनिक्स आश्रम और टोल्स्टॉय फार्म। ये सब क्या है, कथी जगह का नाम है जहाँ पर बच्चा पढ़ाया जाता था, बच्चे को पढ़ाया जाता, उसका नाम है। करा इसी ढंग से हमने तालीम दिया। तालीम मतलब शिक्षा होता है। तालीम एक उर्दू वर्ड है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शिक्षा दिया है। आगे मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक वगैरह का ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। मतलब कह रहा है कि अगर मान लो कि सच्चा शिक्षा बोलेंगे तो सच्चा शिक्षा वही है जिसमें हाथ, पैर, आंख, कान, नाक सबका यूज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, शिक्षा बोलेंगे। आगे दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति ही उतना ही नहीं होगी तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांकी वस्तु की साबित हो। मतलब कार्य अगर मान लो कि उसके साथ पूरा आत्मा का विकास नहीं हो तो सिर्फ बुद्धि का विकास ही क्या है, ये सब फिजूल लायक का नहीं, घटिया है, ये घटिया बोला है। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। आध्यात्मिक मतलब आज की शिक्षा मतलब क्या, हृदय की शिक्षा। मन का मतलब ये शिक्षा नहीं, किसका, हृदय मतलब की शिक्षा है। इसलिए मस्तिष्क का ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे को शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भी शिक्षा होती रहे। मतलब अगर शिक्षा अगर मान लो कि मस्तिष्क का भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी उसको मिलेगा तभी शिक्षा मेन है। आगे ये सब बातें अविभाज्य है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार ये मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। मतलब अगर दोनों की शिक्षा अलग अलग हम नहीं कर सकते। इन्हें मतलब पहले पढ़ लेंगे फिर बाद में हम अपना गाँव देहात काम करेंगे, नहीं, पढ़ना भी है और पढ़ने के साथ कुछ को काम भी करना पड़ेगा। ये इसका करना था गांधी जी का। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। मतलब अगर पढ़ना लिखना खत्म नहीं, पढ़ लिख लें तो पूरा खत्म हो जाए, ये अंत नहीं है। वह पुरुष और स्त्री की शिक्षा को देने के साधनों में केवल एक साधन है। मतलब कह रहा है एक साधन, शिक्षा क्या है, साधन है। शिक्षा अगर हमारे पास रहेगा तो हम इस साधन से अच्छा काम को कर सकते हैं। रास्ता रहे, जैसे मान लो हमको धमारा जाने के लिए एक साधन है क्या, टेम्पो, ऑटो और सब रहेगा, इससे हम क्या धमारा जाएंगे, आसानी जाते हैं। ऐसे हमको नहीं तो मुश्किल होता है। जस्ट वही शिक्षा का साधन है जिसके कारण से हम क्या करेंगे, कोनो से अपनी जिंदगी में आसानी से अपना जीवन बिता सकते हैं। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है।
साक्षरता को शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वो अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन काम करने में योग्य बनाया जाए। दस्तकारी का मतलब होता है हाथ से कुछ काम करना। महात्मा गांधी जब पढ़ाने के बारे में बोलते थे तो बोलते थे तुम चरखा भी चलाओ, पढ़ाई होवे करेगा और साथ साथ तुमको कुछ नॉलेज भी आएगा। यहाँ तक बोला गया है कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो साथ साथ तुम क्या करो, कुछ अगर लड़की है मतलब ऐसा होता है ना, लड़की है तो उससे अच्छा तुम कुछ सिलाई बुनाई का काम करो, कपड़ा पसीना सीखो, ये सब साथ करना चाहिए। लेकिन आजकल वैसा सिस्टम नहीं दिया गया। मेरे मतानुसार गांधी जी कहते हैं, मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। अगर हम चाहते हैं अगर ऐसा शिक्षा होगा मस्तिष्क का और आत्मा का उच्चतम विकास, सब ज़्यादा विकास होगा। ठीक है, आगे इतनी ही बात है कि आजकल की तरफ प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। मतलब अगर मैं शिक्षा चाहता हूं उद्योग के द्वारा, मतलब कारखानों में दिया जाए कि ताकि पढ़े भी और कुछ काम भी कर ले। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, शुरू में अगर शिक्षा बात करेंगे तो पहला शिक्षा क्या होना चाहिए, सफाई, तंदुरुस्ती जानते हो तुम्हारा फिटनेस, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद करने वगैरह मूल सिद्धांत शामिल हो। मतलब अगर मैं चाहता हूँ बस पहला अगर होना चाहिए अपने ध्यान दे और अपना काम खुद करे, दूसरा से करवाए नहीं, और क्या करें मतलब कि माता पिता को सहयोग करें। आगे, मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है और वे शरीर से कमजोर होते हैं। बात सही है, आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि उसको साफ सफाई से अता पता नहीं है, जिसके कारण से वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। बच्चा मतलब पता चला कि गिरा थी पर से पलंग पर गिरा, हाथ टूट गया, ऐसा सब बच्चा आजकल है। तो ये क्यों हो रहा है, मेन वजह है क्योंकि उसको मतलब मजबूत नहीं बनाने काम कर रहा है। सब अरे जानते, सब बच्चा सबका प्यारा होता है जानते। अब इसका मतलब थोड़ी तुम हमेशा गोदी में रख लो, उसको नीचे दो, बैठाओ, सड़क मतलब देखो ना उस पर खिलाओ, क्या कहते हैं मतलब मिट्टी पर खिलाओ जब तक, तब तक वो ठोस नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है गाँव का बच्चा थोड़ा सा बहादुर टाइप का होता है, जो शहर का बच्चा होता है उसको कभी मिट्टी मिलवे करता है, बस एक थप्पड़ में फूल जाता है। मोटाया जाता तो फूल का, मोटाया जाता फूल गया वो। ठीक है, अच्छा बेइज्जती में क्या कर सकते हैं, बेइज्जती नहीं असलियत है। अब देखो रे, जो चीज अगर मान लो तुम्हारे अंदर वो कुछ गुण है, ठीक है, असलियत तुम्हारा है, अगर हम तुम्हारे असलियत को बोल रहे हैं, वो अगर तुम्हारा बेइज्जती लग रहा है, इसका मतलब वो काम करना छोड़ दो। ठीक है, ये बेइज्जती उसको कहते हैं कि मतलब मान तुम्हारे अंदर वो नहीं है लेकिन फिर भी हम उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिए, ऐसा उसको बेइज्जती करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जो है उसको बोल रहे हैं तो क्या बेइज्जती, कमजोर होता है सच में। आगे, इसलिए मैं संगीत में कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शिक्षा दिलवाऊंगा। कहा कि मैं चाहता हूं कि संगीत जानते हो, गाना बजाना के साथ हम उसको पढ़ाएं। कवायद का मतलब होता है कविता होता है, कविता कवायद मतलब होता है ये व्याकरण होता है, उर्दू में कवायद होता है, हिंदी में क्या होता है व्याकरण। व्याकरण के द्वारा हम चाहते हैं वो सीखे, बोलने सीखे। अच्छा, इस प्रकार कताई और धुनाई, कताई जानते हो ना, कताई को मतलब होता है कि वो चरखा बुनते थे ना, चरखा उसी में कताई होता है, उसको एक जगह करना है। कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसा शांत सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बने जिससे अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्थाओं और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो शहर और गांव में जो डिफरेंस है ना, अंतर है, वो अंतर क्या होगा, कम होगा। और जो मतलब होता है गांव में, खासकर गांव में क्या होता है कि बड़े जाति छोटे जाति जब भी कुछ होता नहीं है, तुम भी वही खा रहा हम भी वही खा रहे हैं, तुम भी वैसे जा रहे हम भी वैसे जा रहे, हम भी वही ऑक्सीजन ले रहे तुम भी वही ऑक्सीजन ले रहे, अंतर क्या है तुमको, बस तो कुछ रुपया क्या दिक्कत हो गया, तुम कौन सा कुछ कर लिया बताओ तुम। देखो आगे, तो वही कहा कि हम चाहते हैं कि इस सबसे क्या होगा कि हमारे गांव का, हमारे समाज का क्या हो, बुराई दूर हो, बुराई जो होता है क्या होता है, आराम छोड़ दो, सुनी जरा तो आगे देखो। कहा कि इससे हमारे देहातों का दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा। मतलब अगर हमारे देहात का जो ह्रास हो रहा है, हानि हो रहा है, जैसे हानि क्या हो रहा है कि हमारे देहात में क्या करता है, बाहर से लाते सामान, हमको सामान कहाँ से लाना पड़ता है, बाहर से। अगर हम ऐसे शिक्षा लेंगे तो हमारा ये क्या होगा, ह्रास बंद हो जाएगा, हमारे गाँव में सबको हो जाएगा, तो हम बाहर से लाने जाएंगे। एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिससे गरीब अमीर की अप्राकृतिक
भेद ना हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता का अधिकार का आश्वासन हो। मतलब कह रहा है कि अगर मान लो हम इस तरह से पढ़ेंगे तो इतना तो होगा, कम से कम पढ़ने के बाद कुछ अगर नहीं मिले तो कम से कम हम अपना काम तो सीख लेंगे, उससे हम अपना दिन तो गुजार सकते हैं, ठीक है, अपना जीवन काट सकते हैं आगे। और ये सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत बड़ी पूंजी के व्यय के बिना हो जाएगा। भारत जैसे विशाल देश का यांत्रिकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कह रहा है अगर मान लो हम इस तरह से शिक्षा दें, किस तरह से, ये बच्चा को पढ़ाते और समझाते सिखाते भी, तो इससे क्या होगा, हमको जो मशीन सब मंगाना पड़ता है कहाँ से, बाहर देश से, वो सब मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा इसी देश में ही बना दिया जाएगा। आगे आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जन साधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। मतलब कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका बुद्धि खुलेगा और वो खुद का काम खुद से कर सकता है। ठीक है, क्या हुआ रे लड़की, मुट्ठू सो रही है क्या? सीधा बैठ। आया कह रहा कि जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा, तो ये कब लिखा था, पहले लिखा था, मतलब आजादी से पहले। जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण मतलब क्या होता है, अपना चरित्र को, अपना कैरेक्टर को सुधारना। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो बहुत बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। किताबी ज्ञान बस क्या है, एक साधन है बस, और कुछ नहीं। मेन ज्ञान क्या है, आपके द्वारा किया हुआ काम, आप हाथों से करते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग वही सब मेन होता है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। अगर हम आदमी बच्चा को चरित्र मतलब क्या, तुम्हारा कैरेक्टर, अगर तुम्हारा स्वभाव अच्छा हो जाएगा तो हमारा समाज अपने आप सुधर जाएगा। सब बच्चा अगर ये सोचे कि नहीं हमको क्या करना, कोई बुराई तरफ नहीं जाना है, हमको कुछ बुराई नहीं करना है, हमारा समाज क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा खुद। ठीक है, लेकिन सुधारो अपने आप को तब, ठीक है ना। दूसरा चाहता है, आदमी क्या चाहता है, हमेशा चाहता है कि दूसरा को सुधर जाए, कभी अपने आप को नहीं, तो हम सुधर जाए ये नहीं बोलता है, लेकिन हमेशा क्या चाहता है, दूसरा सुधर जाए। तो गांधी जी कहना कि बस अपने आप को हम सुधार लें, हम अपना निर्माण कर ले, तो हमारा समाज सही हो जाएगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथ में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। मतलब कह रहा है कि अगर जो मतलब चरित्र निर्माण हो जाएगा, व्यक्ति विकास हो जाएगा, तो उनके हाथ में अपना पूरा समाज उसको दे दूँ, लो तुम अब चलाओ तुम पूरा समाज। मैं चाहता हूं उस भाषा, मतलब अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाएं जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है, उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषा के द्वारा प्राप्त करे। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी सीखे लेकिन अपने हिंदी भाषा के साथ सीखे, ऐसा ना खाली अंग्रेजी सीख के अंग्रेजी बन जाए, क्या हो। हाँ आगे, मुझे रविन्द्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं। मतलब कह रहा कि मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के बात समझने के लिए हमको बांग्ला सीखने की कोई जरूरत नहीं, हम हिंदी में जान लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टोल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों का लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। टोल्स्टॉय कहाँ के थे रे, रूस के थे। और याद रखना, टोल्स्टॉय, महात्मा गांधी टोल्स्टॉय को अपने गुरु मानते थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी अरे साहित्यिक गुरु, राजनीतिक गुरु तो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, तो जानता है, नहीं जानता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना, इसको मानते थे, टोल्स्टॉय को बहुत मानते थे रे, बहुत कुछ सीखा उससे। आगे करा कि वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वो प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी साधी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाती है। मतलब ये कारक, अंग्रेज अपनी भाषा पर गर्व करता है। अंग्रेज को देखो कभी हिंदी सीखते हैं, बहुत कम सीखता है, लेकिन हम सब अंग्रेजी लगभग सब बच्चा सीखता है अंग्रेजी। क्यों, क्या हमको अगर अंग्रेजी नहीं आएगा तो फिर दिक्कतें होगा। वही अंग्रेज भाषा सब क्या किया है, वो ये समझा है, ये समझा है कि कुछ भी अगर हिंदी में कुछ अच्छा चीज लिखा है ना, उसको अंग्रेजी में खुद बना देता है। तो उसको जब अंग्रेजी मिलिए ना सब कुछ, तो हिंदी कैसे सीखेगा। वही कह रहा है, भारत को अगर हिंदी में, हमारे भारत में एक भाषा चल भी नहीं करता, मेन दिक्कत क्यों नहीं है, हिंदी कहीं कुछ बहुत सारा 22 को भाषा तो कहती में दिया है 8वीं अनुसूची में, 22 भाषा, और अलग से और कितना भाषा पता नहीं। आय कह रहा है कि
शेक्सपियर और मिल्टन, याद रखिए दोनों आदमी वैज्ञानिक दोनों आदमी हैं, साहित्यकार हैं। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों हो। मतलब अगर जब हमारे हिंदी में जो लिखा हुआ रहता है वो सब इंग्लिश में मिल जाता है, तो शेक्सपियर जो अंग्रेजवा है और मिल्टन जो अंग्रेज है उसका लिखा हुआ के लिए हमको अंग्रेजी सीखने की क्या जरूरत है, हमको भी हिंदी मिल जाना चाहिए, ऐसा हो। अच्छा आगे कर आगे, ये अच्छी मित्रता होगी यदि हम विद्यार्थी का एक अलग वर्ग ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाएं में से सीखने को उत्तम बात है यह जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषा में कर देता रहे। मतलब अगर हम कुछ विद्यार्थी को ऐसा लेंगे कि जो अगर सब भाषा जानेगा वो और उस सब को अपने भाषा हिंदी में अनुवाद कर दे। ये बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि हम कुपमंडूक बन जाएं या अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर लें। कुपमंडूक जानते हो? कुपमंडूक मतलब कुआंक मेढक, ठीक है ना। कुआंक मेढक नहीं बन जाएगा, हमको एक खाली इसे बनाना है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, मेरा ये कहना नहीं, मतलब गांधी जी कहते हैं कि मेरा ये नहीं कहना कि हम कुआंक मेढक बन जाएगा, हम खाली एक ही जगह रहेंगे, लेकिन फिर भी ये कहना चाहते हैं कि हमको सब कुछ मिल जाना चाहिए यहाँ पर। अच्छा आगे, मगर मेरा नम्रतापूर्वक ये कथन, देखो क्या करा कि मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। मतलब कह रहा गांधी जी, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप नहीं सीखिए, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि पहले दूसरा सीखने से पहले है कि अपना संस्कृति आप सीख लीजिए कि आपका संस्कृति क्या कहता है। यहाँ पर आजकल दूसरी संस्कृति को लेकर चलना, मतलब दूसरा का संस्कृति लगता है कि मॉडर्न है, ठीक है ना, मतलब एकदम नया फैशन डिजाइन का कपड़ा पहनना लगता है मॉडर्न बात है, जबकि वो अपना संस्कृति नहीं है, वो दूसरे की संस्कृति है। क्या करा पहले हरगिज ने पहले उसी को सीख लें, पहले अपना सीख लीजिए। मेरा दृढ़ मत यह है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है कि जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, हमने उसे जाना नहीं। हमारा मतलब हमारा सबसे ज़्यादा हमारा, देखो उसको याद करो ना, मैक्स मुलर को क्या क्या बोल गया हमारे भारत के बारे में। अगर वही सोच ले हम सब, तब हम अपना भारत के बारे में पहले जाने तब तो, लेकिन हम सब यहाँ मर रहे हैं दूसरे के बारे में सोचने के लिए। आगे करा हमें वो हमारी संस्कृति है, हमें उसे जानना नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम रखना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। मतलब कह रहा है बस इतना समझिए, अगर हम अपना ज्ञान नहीं सीखते हैं तो समझिए वो ऐसा है कि किसी केमिकल में रखा हुआ लाश। हम लाश को केमिकल में रख के क्या करते हैं, बहुत दिन तक हम अपने पास रख सकते हैं, लेकिन क्या उससे हमको कुछ मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा क्या? नहीं। तो वही कह रहा है हमारा संस्कृति बहुत अच्छा है, पहले हम तो सीख तो ले, लेकिन अगर हम उससे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सीख नहीं पाते हैं, जब सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, इसका सीधा मतलब है कि वो क्या है, बस रखा, समझो केमिकल में रखा हुआ लाश है वो हमारा संस्कृति। करा मेरा धर्म जहाँ ये आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा ना किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। वहाँ वह दूसरी संस्कृति को तुच्छ समझने या उसकी अपेक्षा करने का निषेध भी करता है। मतलब अगर हमारा संस्कृति ये कहता है कि हम क्या करें, अपना संस्कृति को अच्छा समझे, लेकिन कभी भी दूसरे संस्कृति को बुरा भला नहीं कहें। कहा जाता है कि तुम अच्छे हो, ऐसे मान लो कि तुम अच्छे हो, ठीक है, इतना हमेशा तुम अच्छे हो ये सही है, लेकिन दूसरा बुरा है ये नहीं कह सकते तुम, ठीक है। अपने आप में हाँ ये कहो कि हम अच्छे हैं ये कह सकते हो, लेकिन कभी भी ये मत कहना कि वो बुरा है। मतलब ये अच्छा है, वही कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा संस्कृति अच्छा है, लेकिन ये ऐसा मतलब थोड़ी हम कहते हैं दूसरा का संस्कृति बुरा है। दूसरा जैसा हमको उससे कोई लेना नहीं है, लेकिन हम अपना आप को देखेंगे, हम ठीक तो हैं, हम अपने आप को देखेंगे बस। आगे, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वो दूसरों का बहिष्कार करने में कोशिश करती है। मतलब कह रहा कि सेम बात वही कह रहा है, इसको बात समझाते हैं। मतलब कह रहा कि यदि तुम किसी दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करोगे, मतलब त्याग करोगे, तो अपना संस्कृति भी बचा नहीं पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो तुम किसी का बुराई करोगे तो सीधा मतलब है तुम अपना सोचोगे हम सम्मान में रहेंगे, अपना सम्मान भी तुम खो दोगे। जो आदमी की दूसरा बुराई करता है ना, तो ज़्यादातर देखना उस आदमी का खुद का कोई इज्जत नहीं होता है। हमेशा कभी भी किसी का बुराई करने से बचो, इस बात को बुराई करने से बचो। अगर तुमसे वो अच्छा है तो तुम कोशिश करो हम उससे अच्छा बने, हम अपने आप को अच्छा कर देंगे। दूसरा हम बुराई करने से क्या मतलब है हमको, ठीक है। आगे देखिए, इस समय भारत में
शुद्ध आर्य संस्कृति जैसे कोई चीज़ मौजूद नहीं कर, आजकल कोई शुद्ध आर्य समाज नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात से दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए हैं और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही उपज हैं। मतलब कर बस हम इतना जानते हैं कि हम सब पहले मिले थे, अब मिले तो उसी की वजह से हम सब उसके उपज हैं, हम सब क्या उसके बाल बच्चे तो वही ना हो रहे हैं, बस हमको इतना पता है। कर मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे घर के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर में चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा बात बोले गांधी, जब सोच के लिखते थे, बोला कह रहा है कि हम ये नहीं चाहते कि हम किसी से अछूता रहे, हमको जानना सब कुछ है, लेकिन ये नहीं कि हम उसी के साथ उड़ जाए। मतलब मान लो, कहने का मतलब यह है कि हमारे तरफ सब देश का संस्कृति आए, पश्चिम संस्कृति आरंभ है, पश्चिम हम जानते हैं कि हाँ जीन्स पैंट ये सब होता है, जानते हैं, जानना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने देश का परिधान भूल जाएं। आजकल का जमाना का यही हाल है, अब भी का वही जमाना है। हमारे देश की संस्कृति में क्या है, मेन था साड़ी का पहनना। आजकल बहुत सारा मैक्सिमम को साड़ी पहनने ही ना आता, साड़ी कैसे पहनते हैं। लड़कों को धोती था, धोती पहनने के लिए नहीं आता है, पता था साड़ी में बेल्ट लगा रही है। अजीब लोग, सच रे ऐसा होता है कि बहुत देखे थे कॉलेज में, मतलब नहीं होता 15 अगस्त अथी में 15 अगस्त में थे ना, मतलब एक लड़की थी मेरे स्कूल में अथी थी, अब उसको देखे सारे बेल्ट लगा रही है, ये क्या कर रही है, कैसे साड़ी नहीं गिर जाएगा, किस तरीके, मतलब तुमको साड़ी पहनने नहीं आता, इतना आदमी पहनता है उससे नहीं गिरता है, तुम्हारा गिर जाएगा। तो सोचो, तो इतना समझो कि आजकल आदमी को साड़ी पहनने नहीं आ रहा, धोती पहनने ना आ रहा, किधर घुमाना है, किधर लटकाना है, समझ ना रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे वही कह रहा, मतलब अपना लेके आना चाहिए इसको। कह रहा मैं चाहूँगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषा सीखे, और फिर उनसे ये आशा रखूँगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दे जैसे बोस, राय या स्वयं कविवर दे रहे हैं। मतलब कह रहा है कि आप सब सीखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप क्या कीजिए, उसका लाभ अपने देश को दीजिए, कुछ होना चाहिए, खाली अपने लिए लाभ नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि अपना मातृभाषा को भूल जाए। आगे करा कि उसकी अपेक्षा करे, उपेक्षा मतलब बुराई करे, उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या अनुभव करे कि वो अपनी खुद की देसी भाषा विचार न कर सकता है या उसके उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। मेरा धर्म कैद खाना धर्म नहीं है। मतलब कह रहा है कि आज का आदमी यही यूज होता है। अभी चलो अपने गाँव में ये है, अभी तुमको हिंदी बोलने में शर्म लग रहा है। अब बहुत जगह जा क्या होता है कि आदमी क्या करता है, हिंदी बोलने में शर्म आता है, मतलब हम अंग्रेजी बोलना चाहें, तो बिल्कुल हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं है। हमारे भारत का भाषा है, हमको हिंदी भाषी होना चाहिए, हिंदी हमको अच्छे से आना। हिंदी बोलते हैं, एक लाइन कहता है हिंदी हृदय की वाणी है, हिंदी के जानने वाला मतलब हृदय की वाणी, हिंदी बहुत अच्छा भाषा है। लेकिन आजकल आदमी क्या कहता है, हिंदी बोलने में उसको शर्म लगता है। पर हमारा जो धर्म है ना, वो कैद खाना नहीं है। ठीक है, वो कोशिश करो धीरे धीरे बोले थे, कोशिश करो हाँ हिंदी हम बोल लें। आगे, भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिसके हिंदुस्तान पे पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। ये सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए उतना उचित स्थान सुरक्षित होगा। मतलब कह रहा है कि हमारा देश का मतलब हमारे देश में इतने तरह का संस्कृति क्यों है, बताओ। तो हम एक दिन बताए थे कि हमारे देश में जो इतना प्रकार का संस्कृति है, ये संस्कृति इतना प्रकार का क्यों है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे देश, बहुत जगह से आदमी आकर के हमारे देश पर राज किए हैं। यूनानी भी आए, अंग्रेजवा भी आया, उसके बाद मुगल सब आया, बहुत सारा आदमी था, फ्रांस, ब्रिटेन, कितना है, बहुत जगह है। जितना सब आया, हर जगह से आया, वो सब अपना अपना संस्कृति छोड़ गया, जिसके कारण हमारे संस्कृति मतलब हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के संस्कृति हो गए, भाषा हो गई, इसी वजह से। ठीक है, वही कह रहा है लेकिन इतना है जो भी आएगा यहाँ पर देखा अपना संस्कृति उसको अपने मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहा वो अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृति को हजम कर लेती है। मतलब कह रहा ऐसा होता है यहाँ पर अंग्रेज, मतलब कि अमेरिका को थोड़ा सा बुराई किया है, बोला कि वो जो होगा अमेरिका जैसा नहीं होगा कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को खा जाएगा। वहाँ पर अमेरिका में काला गोरा का बहुत भेदभाव होता है, एकदम खूब होता था। उसका भाषा का हमको कुछ मार खत्म कर दे, मतलब जो वहाँ पर गोरा आदमी होता था वो चाहता है कि काला को मार के खत्म कर दे, डायरेक्ट गोरा सब करे, राज करेगा।
लेकिन ये भारत में ऐसा नहीं होगा। हजम कर लेते हैं। और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं है बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर है। मतलब कह रहा कि हमारा संस्कृत भारत का कह रहा कि हम ऐसा नहीं चाहते जबरदस्ती एकता हो, हम चाहते हैं कि सब एकता में विश्वास करें। ठीक है, बस चैप्टर हुआ खत्म। अब कल से चलेगा काव्य खंड। अभी टाइम 15 मिनट है, हम सुनेंगे। बंद करो उसको।